My name is Nahida and the topic I am going to present is disorders of salivary glands and stomach. Salivary secretions में हमारे पास आ जाता है हाइपोसैलिवेशन, हाइपरसैलिवेशन, जीरोस्टोमिया, ड्रूलिंग, मम्स। ये हमारे पास salivary secretions में आ जाते हैं, ठीक है। salivary secretions में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हाइपोसैलिवेशन, यानी रिडक्शन इन द सेक्रेशन ऑफ सलाइवा, यानी सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो प्रॉपर तरीके से सलाइवा को प्रोड्यूस नहीं करते और सलाइवा जो है उसकी अमाउंट में रिडक्शन आ जाती है, मतलब सलाइवा कम प्रोड्यूस होता है। इसके फर्दर दो टाइप्स हैं हाइपोसैलिवेशन की, एक है टेम्पररी हाइपोसैलिवेशन, सेकेंड वन इज़ परमानेंट हाइपोसैलिवेशन। टेम्पररी हाइपोसैलिवेशन कब होती है, जैसे कि इमोशनल कंडीशन लाइक फीवर या डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या है, इसमें बॉडी से जो है वाटर लॉस हो जाता है, या तो हम लोग इनटेक वाटर का बहुत कम कर रहे होते हैं, या जो है इनटेक जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा जो है वाटर लॉस हो रहा है, जैसे कि अगर डायरिया है या वॉमिटिंग है तो इन किड्स में डिहाइड्रेशन होती है। और हाइपोसैलिवेशन जो है वो भी डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकती है। परमानेंट हाइपोसैलिवेशन में हमारे पास साइएलोलिथियसिस की वजह से हो सकती है। अब ये क्या है, ये मेडिकल टर्म है जो कि यूज़ होता है फॉर सलेवरी ग्लैंड स्टोन, यानी हमारी सलेवरी ग्लैंड जो है इसके अंदर स्टोन बन जाता है, और वो स्टोन जो होता है वो पेन काज करता है और स्वेलिंग काज करता है हमारी सलेवरी ग्लैंड्स की। सलेवरी ग्लैंड जो है वो स्वेल हो जाएंगे, वो प्रॉपर तरीके से जो है वो सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इस तरह हमारे पास जो है वो हाइपोसैलिवेशन काज होगी। कंजेनिटल एब्सेंस और हाइपोप्लेसिया ऑफ सलेवरी ग्लैंड, इसमें क्या होता है, जो हमारे जो सलेवरी ग्लैंड्स है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होते, यानी अंडर डेवलपमेंट ऑफ द सलेवरी ग्लैंड्स। हमारे जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होते कि वो जो है वो सलाइवा को प्रॉपर अमाउंट में जो है वो सिक्रीट कर सकें। बेल्स पेल्सी जो है ये जो फेशियल नर्व है वो पैरालाइज हो जाते हैं, यानी पैरालिसिस ऑफ द फेशियल नर्व की वजह से होता है। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें जो हमारे एक साइड है यानी फेस का वो पैरालाइज हो जाता है। जो नर्व जो कि हमारे मसल को कंट्रोल करते हैं फेस में, वो इंजर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, पेल्सी में हमारे पास जो माउथ है वो एक साइड पे ड्रॉप कर जाता है, और जो आईलिड है उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से क्लोज़ नहीं कर सकते। हाइपरसैलिवेशन के नाम से हम पता चल जाता है कि इसमें जो है सलाइवा जो है वो उसकी सिक्रेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी, यानी एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सलाइवा को हाइपरसैलिवेशन कहते हैं। हाइपरसैलिवेशन में सलाइवा हमारे मुंह में इतना ज़्यादा बनता है कि वो स्पिल होता है हमारे मुंह से। अब हाइपरसैलिवेशन जो होता है वो किस वजह से हो सकती है, वो इस वजह से भी हो सकती है कि हमारे जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो हम लोग जो सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं सलेवरी ग्लैंड्स यानी सिक्रीट कर रहे हैं वो हम इफ़ेक्टिवली स्वेलो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मुंह में सलाइवा रहता है। तो अगर हम उसको स्वेलो सही तरीके से नहीं कर सकते, हमारे माउथ से जो है उस सलाइवा को हम क्लियर नहीं कर सकते, तो इस तरह हमारे मुंह में सलाइवा ज़्यादा होगा जिसकी वजह से वो स्पिल होगा। या हमारा जो कोई डिफ़िकल्टी इन कीपिंग द माउथ क्लोज, ठीक है, यानी हम लोग मुंह जो है उसको बंद नहीं, कोई डिफ़िकल्टी है बंद नहीं रख सकते, उसकी वजह से भी हाइपरसैलिवेशन जो है वो होती है। कॉजेज़ ऑफ एक्सेसिव सलाइवा प्रोडक्शन जिसकी वजह से हमारे पास हाइपरसैलिवेशन होती है वो क्या है, मॉर्निंग सिकनेस और नोजिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, साइनस या थ्रोट इन्फेक्शन, पॉइजनस स्पाइडर बाइट्स, रेप्टाइल वेनम एंड पॉइजनस मशरूम जो होते हैं कुछ एडिबल होते हैं और कुछ होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। इसी तरह रेप्टाइल के वेनम में भी या स्पाइडर जो बाइट होते हैं उसकी वजह से भी जो है हमारे पास हाइपरसैलिवेशन हो सकती है। हमारे माउथ में कोई भी अल्सर हो, इन्फ्लेमेशन हो, पेन हो, उसकी वजह से भी जो है वो सलाइवा जो है वो ज़्यादा हमारे मुंह में बनेगा। पुअर ओरल हाइजीन है, स्वेयर इन्फेक्शन सच एज रेबीज़ और ट्यूबरक्लोसिस। रेबीज़ किस वजह से होता है, रैबिड एनिमल जब हमें बाइट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे फॉक्स हो गए, डॉग्स या बैट हो गए, इनकी वजह से हमारे पास रेबीज़ हो जाती है, तो रेबीज़ की वजह से हाइपरसैलिवेशन होती है।
ट्यूबरक्लोसिस जो है ये बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरिया का नाम है जो कि ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करते हैं। इसे हम जनरली जो है वो टीबी के नाम से जानते हैं। ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। जॉ फ्रैक्चर या डिसलोकेशन यानी जॉ फ्रैक्चर हो गई है या डिसलोकेट हो गई है, उसकी वजह से हाइपरसेलिवेशन हो सकती है। ज़ीरोस्टोमिया जो है ये ड्राई माउथ है, यानी हाइपोसेलिवेशन जो सिक्रीशन है सलाइवा की वो कम हो रही है। इस ज़ीरोस्टोमिया को हम लोग पेस्टीज भी कहते हैं और कॉटन माउथ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एब्सेंस ऑफ सलाइवरी सेक्रेशंस यानी सलाइवा जो सेक्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। इसमें जो पेशेंट है उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसका माउथ जो है वो ड्राई है और हो भी रहा और माउथ ड्राई होता भी है। जो माउथ है उसमें बर्निंग हो रही होती है। सलाइवा के फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि सलाइवा का फंक्शन है कि वो लुब्रिकेट करता है और साथ में स्वेलिंग में हेल्प करता है कि फूड जो है हम उसे ईज़िली जो है वो स्वेलो कर सकें, यानी उसे ईज़िली हम लोग फेरिंग्स में पास कर सकें। तो जब सलाइवा कम प्रोड्यूस होगा तो मेस्टिकेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी और फूड जो है वो प्रॉपरली यानी वो स्वेलो नहीं हो सकेगा, डिफ़िकल्टी होगी उसमें। जो हम लोग कुछ भी खाएंगे उसका टेस्ट हमें ऑल्टर फील होगा, चेंज सा फील होगा हमें उसमें। कॉजेज़ क्या है? डिहाइड्रेशन यानी रीनल फेल्यूर, रेडियोथेरेपी, ड्रग साइड इफ़ेक्ट्स लाइक एंटी डिप्रेसेंट, एंटीहिस्टामाइंस आफ्टर स्मोकिंग मैरिजुआना। ठीक है, डिहाइड्रेशन हम लोगों ने पहले पढ़ा कि वाटर जो है वो ज़्यादा लॉस हो गया बॉडी से तो उसकी वजह से ज़ीरोस्टोमिया काज हो सकता है। रीनल फेल्यूर यानी हमारी जो किडनी है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही। किडनीज़ का फंक्शन क्या है कि वो एक्सक्रीट करे वेस्ट को, जो वो प्रॉपर तरीके से काम वाटर रिटेंशन भी है उसका काम, मतलब किडनी जो है वाटर की रिटेंशन भी करती हैं और वाटर की एक्सक्रीट भी करती हैं। अगर हमारी बॉडी में वाटर जो है वो कम है तो जो किडनीज़ जो है वो वाटर को रिटेन करेंगी, वाटर को ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं करेंगी, और अगर हमारी बॉडी में वाटर जो है वो ज़्यादा है तो उसे एक्सक्रीट करेंगी। तो रीनल फेल्यूर की वजह से भी हो सकती है हमारे पास ज़ीरोस्टोमिया। रेडियोथेरेपी, जो ड्रग्स बताए एंटी डिप्रेसेंट, एंटीहिस्टामाइंस, या जो मैरिजुआना जो है ये हमारे पास साइको एक्टिव कंपाउंड है जो कि कैनाबस से प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब हमारे पास इसमें इसके सिम्टम्स क्या हैं ज़ीरोस्टोमिया के? इसमें हमारे पास ड्राइनेस हो जाती है और जो माउथ है मतलब उसमें स्टिकीनेस फील होती है और जो सलाइवा है वो थिक हो जाता है। बैड ब्रीथ जो है इसके लिए जो हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं वो है हेलिटोसिस। हेलिटोसिस जो है वो बैड ब्रीथ को कहते हैं, यानी एक्सलेशन ऑफ अनप्लेजेंट ओडोर्स। ठीक है, जो च्यूइंग है, स्पीकिंग है, स्वेलिंग है, इसमें डिफ़िकल्टी काज होगी। ड्राई और सोर थ्रोट्स हमें हो जाएंगे, ड्राई टंग और अ चेंज सेंस ऑफ टेस्ट, यानी जो भी हम कुछ खाएंगे तो उसका जो टेस्ट होगा वो हमें चेंज फील होगा, आल्टर सा हो जाएगा वो। ड्रूलिंग जो है ये हमारे पास हाइपर सेलिवेशन में आती है, यानी एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। ठीक है, इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ सलाइवा आउटसाइड द माउथ इज़ कॉल्ड ड्रूलिंग। ठीक है, ड्रूलिंग जो है ये अगर फर्स्ट 2 ईयर्स में हो यानी बेबीज़ में वो नॉर्मल है, क्योंकि उनके जो मसल्स होते हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते, उसकी वजह से जो वो सलाइवा है उनके माउथ से फ़्लो करता है। ठीक है, कॉजेज़ क्या है, जैसे कि अगर हम लोग डाइट में कुछ ऐसे फूड खाते हैं जो कि एक्सेसिव सलाइवा की प्रोड्यूस करते हैं, लाइक सिट्रस फ्रूट जो हैं उनके अंदर एसिड का जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हाइपर सेलिवेशन हो सकती है, मतलब एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ सलाइवा। या तो हमारे पास जो शुगरी फूड्स होते हैं वो भी हाई सलाइवा की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, एज जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि आफ्टर बर्थ जो है जो 3 और टू 6 मंथ जो है इसमें जो ड्रूलिंग ज़्यादा होती है क्योंकि उनके प्रॉपरली वो मसल डेवलप नहीं होते। टॉन्सिलाइटिस जो है ये इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स को कहते हैं, इसकी वजह से भी हमारे पास जो है वो ड्रूलिंग हो सकती है। पेरीटॉन्सिलर एब्सिस, अब ये क्या चीज़ है, ये क्या होता है, इसमें हमारे पास जो टॉन्सिलाइटिस है यानी जो इन्फ्लेमेशन टॉन्सिल्स का है
वो इतना स्प्रेड हो जाता है कि वो नेक और चेस्ट तक चला जाता है। इसको कहते हैं पेरिटोन्साइलर एब्सिस, ठीक है, और ये ड्रूलिंग की वजह भी है। मम्स जो है ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, और ये इफ़ेक्ट किस जगह को करता है, किस ग्लैंड को करता है? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो है हम लोगों ने पहले प्रेजेंटेशन में पढ़ा। पैरोटिड ग्लैंड जो है ये मेजर सिलेवरी ग्लैंड है जो कि फ्रंट ऑफ द ईयर पे प्रेजेंट होता है, और ये हमारे पास सबसे लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड। सो ये मम्स जो है ये पैरोटिड ग्लैंड को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो हमारा ग्लैंड है वो स्वोलन हो जाता है, और जो चीक है वो पफ़ी हो जाती है, जॉ जो है वो टेंडर और स्वेल कर जाती है। कॉजेज़ क्या है मम्स के? मम जो है क्योंकि ये वायरल डिज़ीज़ है तो ये वायरस की वजह से कॉज होता है, और जो ये वायरस है जो कि मम्स काज करता है, ये पैरामाइक्सो वायरस जो है ये उसकी फैमिली से बिलोंग करता है। अच्छा, ये जो मम्स है ये ज़्यादातर जो है ये इन चिल्ड्रन को मतलब इफ़ेक्ट करता है। चिल्ड्रन में ज़्यादा ये इन्फेक्शन कॉज करता है। डिसऑर्डर्स ऑफ स्टमक, हम लोगों ने पहले पढ़ा सिक्रीशंस, यानी जो सिलेवरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन के क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ स्टमक। उसमें हमारे पास आ जाता है गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक एट्रोफी, पेप्टिक अल्सर, ज़र्लिंगर एलिसन सिंड्रोम। गैस्ट्राइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है गैस्ट्रिक म्यूकोसा के, यानी जो लाइनिंग है स्टमक की वो इन्फ्लेम हो जाएगी, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अब गैस्ट्राइटिस के हमारे पास जो है वो दो टाइप्स हैं, एक है एक्यूट गैस्ट्राइटिस और सेकंड जो है वो है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो है इसमें जो सुपरफिशियल लेयर है हमारी स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन वो इन्फ्लेम हो जाएगी। अब एक्यूट गैस्ट्राइटिस होती किस वजह से, ये इसके कॉजेज़ क्या हैं? वो है इन्फेक्शन विद एच पाइलोरी। एच पाइलोरी जो है ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है ये बैक्टीरिया है, ठीक है। या हम लोग जो है वो अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, इसकी वजह से भी एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो सकता है, यानी जो सुपरफिशियल लेयर है उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। या हम लोग एस्पिरिन ज़्यादा ले रहे हैं, या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ऐसे ये वाले मतलब इस तरह के ड्रग्स ले रहे हैं, तो इसकी वजह से भी हमारे पास एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो सकता है। और रिपीटेड एक्सपोजर टू रेडिएशंस, यानी एक्यूट गैस्ट्राइटिस में हमारे पास जो सुपरफिशियल लेयर है म्यूकस मेम्ब्रेन की, यानी जो हमारा स्टमक है उसकी सुपरफिशियल लेयर जो है वो इन्फ्लेम हो जाती है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में क्या होता है कि जो डीपर लेयर्स हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टमक की लाइनिंग है वो इन्फ्लेम हो जाती है, और साथ में अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो फिर ये ठीक जो है वो ईज़िली नहीं हो सकता, फिर डिफ़िकल्टी होती है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस से, ठीक है। जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस है वो सुपरफिशियल लेयर्स की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में हमारे पास जो डीपर लेयर हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं। कॉजेज़ क्या है हमारे पास? एच पाइलोरी हम लोगों ने पहले पढ़ा कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है और ये बैक्टीरिया है। लॉन्ग टर्म इनटेक ऑफ अल्कोहल, जब हम लॉन्ग टर्म के लिए मतलब ज़्यादा टाइम के लिए अल्कोहल जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो सकता है। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ NISAIDs, ठीक है, ये क्या है? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। और ऑटो इम्यून डिजीज़, इसकी वजह से भी हमारे पास जो है वो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो सकता है। फीचर्स ऑफ गैस्ट्राइटिस, अब जब गैस्ट्राइटिस होता है तो नोज़िया होती है, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया। नोज़िया और वॉमिटिंग सबको पता है, एनोरेक्सिया क्या चीज़ है? एनोरेक्सिया जो है ये ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें जो पर्सन होता है वो इस फियर से कुछ नहीं खाता कि वो वेट गेन कर लेगा, हालांकि उसका वेट जो है वो डेंजरस लेवल तक जो है वो कम हो जाता है, वेट इतना लॉस हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको यही फियर रहता है कि अगर वो कुछ खा लेगा तो उसका वेट गेन हो जाएगा।
और ये मोस्टली जो है ये फ़ीमेल में होता है, ठीक है। एनोरेक्सिया ये ईटिंग डिसऑर्डर है। और फीलिंग ऑफ फुलनेस, जैसे मतलब हम लोग कुछ खाते हैं तो हमें फ़ील होता है कि बस अब काफ़ी है, नहीं खाना, मतलब फुल हो, मतलब हमें लगता है कि हमारी भूख ख़त्म हो गई है। इनडाइजेशन, जैसे हम बदहज़मी कहते हैं। गैस्ट्रिक एट्रोफी, गैस्ट्रिक एट्रोफी जो है ये, इसमें हमारे पास जो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक है वो थिन हो जाती है, और जो ग्लैंड सेल्स होते हैं जिन्होंने सेक्रीशंस करनी होती है वो जो है वो डैमेज हो जाते हैं, मतलब वो भी इफ़ेक्ट हो उन पर भी असर पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होती फिर। यानी जो इनर लाइनिंग है स्टमक की वो थिन हो जाती है, और जो ग्लैंड सेल्स हैं वो जो हमारी लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, जब वो थिन हो गई तो ग्लैंड सेल्स जो होते हैं जो कि हमारे उस जो स्टमक की लाइनिंग पर प्रेजेंट होते हैं तो वो भी लॉस हो जाएंगे, जिसकी वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो सके, क्योंकि ग्लैंड सेल जो हैं वो सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब गैस्ट्रिक एट्रोफी में क्या हो जाता है कि डिफिशिएंसी ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, अब जब गैस्ट्रिक जूसेस प्रॉपर्ली प्रोड्यूस सिक्रीट नहीं होंगे तो हमारे पास क्या होगी, इनडाइजेशन होगी, यानी प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं होगी। कॉजेज़ क्या है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस जो है ये हमारे पास गैस्ट्रिक एट्रोफी का मेन कॉज है। यानी जो हम लोगों ने क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में पढ़ा कि जो डीपर लेयर है वो इन्फ्लेम हो जाती है, तो इसमें हमारे पास गैस्ट्रिक एट्रोफी में हमारे पास जो इनर लेयर है वो थिन हो जाती है, ठीक है। फीचर्स, एक्लोरहिड्रिया, इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ एसिड प्रोडक्शन रिजल्ट इन हाइपरगैस्ट्रिनीमिया। इसमें हमारे पास जो सलावा जो गैस्ट्रिक सेक्रेशंस हैं वो कम प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। जो लॉस ऑफ एसिड प्रोडक्शन, यानी जो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे वो उनकी प्रोडक्शन कम होगी, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपरगैस्ट्रिनीमिया हो जाएगा। क्रोनिक आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जो आयरन है वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में आरबीसी का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। ड्यूडिनल और गैस्ट्रिक अल्सर, उसकी वजह से भी हमारे पास जो है वो गैस्ट्रिक एट्रोफी होती है। अच्छा, जो ये एक्लोरहिड्रिया था, इसमें क्या होता है कि जो HCl है जो कि हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है वो एब्सेंट, मतलब उसके वो लॉस हो जाता है, ठीक है। सो एक्लोरहिड्रिया में हमारे पास एब्सेंस ऑफ HCl इन गैस्ट्रिक जूस होता है। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर जो है इसमें जो है इज़ एन ओपन सोर और रॉ एरिया इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन। जो पेप्टिक अल्सर, इसमें जो हमारे जो स्टमक की लाइनिंग है, इंटेस्टाइन जो है वहाँ पे ज़ख़म से बन जाता है, ठीक है। अब पेप्टिक अल्सर के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है गैस्ट्रिक अल्सर, दूसरा हमारे पास ड्यूडिनल अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर से हमें पता चल जाता है कि ये स्टमक में होगा। ड्यूडिनल अल्सर जो है ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। जो फर्स्ट पार्ट है वो है ड्यूडिनम, सेकेंड इज़ जेजुनम और थर्ड जो है वो है इलियम। तो जो फर्स्ट पार्ट है जो कि ड्यूडिनम, जो कि स्टमक के साथ बिल्कुल स्टमक के बाद आता है हमारे पास ड्यूडिनम, तो उधर जब ये अल्सर हो तो उसे हम कहते हैं ड्यूडिनल अल्सर। ये आप लोग देख भी सकते हैं, जो स्टमक में जो अल्सर है उसे कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, और जो ड्यूडिनम में है उसे हम कहते हैं ड्यूडिनल अल्सर। और देखें इसमें जो है वो स्टमक की लाइनिंग है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई, यानी उसमें ज़ख़म से बन गए हैं, सोर से बन गया। पेप्टिक अल्सर यहाँ पे जो है वो क्लियर बताया हुआ है, ड्यूडिनम और गैस्ट्रिक अल्सर। जो स्टमक के अंदर है वो है गैस्ट्रिक अल्सर, और जो ड्यूडिनम में है वो है ड्यूडिनल अल्सर। और ये इफ़ेक्ट किया है इसने स्टमक की लाइनिंग को, म्यूकोसा को, और ये सब म्यूकोसा तक जो है वो जा रहा है। काजेज ऑफ पेप्टिक अल्सर, जो मोस्ट कॉमन काज है पेप्टिक अल्सर की वो है बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। साथ में लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कि इबुप्रोफीन हो गई, इनकी वजह से जो हमारे पास पेप्टिक अल्सर हो सकता है। स्ट्रेस और स्पाइसी फूड जो है ये काज नहीं करते पेप्टिक अल्सर, ठीक है।
सिम्टम्स क्या हैं पेप्टिक अल्सर के? वो हैं पेन और डिस्कम्फर्ट इन द अपर पार्ट ऑफ योर एब्डोमेन एनीवेयर बिटवीन योर बेली बटन एंड ब्रेस्ट बोन, ठीक है। यानी हमारे एब्डोमेन में कहीं भी, हमारी बेली बटन के इर्द गिर्द ब्रेस्ट बोन या अपर जो एब्डोमेन है उसमें कहीं पर भी पेन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अच्छा, जब भी हम लोग कुछ भी खाते हैं तो हमें बहुत जल्द जो है वो फीलिंग ऑफ फुलनेस आ जाती है, और जब कुछ खा लेते हैं तो फिर अनकम्फर्टेबल फील करते हैं क्योंकि डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाती है हमारे एब्डोमेन में। नोज़िया एंड वॉमिटिंग, ब्लॉटिंग हो जाती है और बेल्चिंग जो है, ये सिम्टम्स हैं ऑफ पेप्टिक अल्सर। प्रिवेंशंस, हमें जो है क्या करना चाहिए, किन चीज़ों को प्रिवेंट करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो। तो सबसे पहले ऐसे फूड अवॉइड करने चाहिए, ऐसे ड्रिंक जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट हो आपको, ठीक है। साथ में जैसे अल्कोहल हो गया, कॉफ़ी, कैफिनेटेड सोडा, फैटी फूड यानी जिसके अंदर फ़ैट ज़्यादा हो, लिपिड ज़्यादा हो, चॉकलेट्स एंड स्पाइसी फूड्स, साथ में एस्पिरिन हो गए या जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो गए, इनको नहीं लेना चाहिए ताकि पेप्टिक अल्सर को प्रिवेंट किया जा सके। साथ में लेट नाइट स्नैक्स को भी अवॉइड करना चाहिए ताकि पेप्टिक अल्सर ना हो। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जो है ये रेयर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जिसमें जो गैस्ट्रिक एसिड है वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा सिक्रीट होता है। सिम्टम्स क्या हैं ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के? जो बर्निंग होगी इन द एब्डोमेन, बेली और बिटवीन द नेवल एंड द मिडल ऑफ द चेस्ट, यानी नेवल और मिडल ऑफ द चेस्ट के बीच में जो है बर्निंग होगी, पेन होगा, हर्ट बर्न, नोज़िया, वॉमिटिंग, वेट लॉस, जो है हमारा वेट कम हो जाएगा, डायरिया विच मे समटाइम बी द ओनली, ठीक है। कॉजेज़ क्या हैं? अब जो ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता क्यों है? ये पेनक्रियास में ट्यूमर हो जाता है जिसकी वजह से जो पेनक्रियास है वो गेस्ट्रिन की प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। अब गेस्ट्रिन जब ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, गेस्ट्रिन क्या करता है, ये पेरिटियल सेल्स जो होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के, उनको स्टिमुलेट करता है ताकि HCl ज़्यादा प्रोड्यूस हो। इस तरह जो HCl है यानी वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, एसिड ज़्यादा हो जाएगा स्टमक में, ठीक है। यानी ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम कहते कैसे हैं? इसमें एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाती है HCl की स्टमक में, और इसकी वजह क्या है कि हमारा जो पेनक्रियास है उसके अंदर ट्यूमर होता है, और जिसकी वजह से जो पेनक्रियास है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमारे पास पेरिटियल सेल्स होते हैं, ऑक्ज़ोंटिक सेल भी इसको कहते हैं, जो कि HCl की सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जब गेस्ट्रीन है वो स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड के पेरिटियल सेल्स को, वो आगे से HCl रिलीज़ करेगा और लार्ज क्वांटिटी में वो रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जो है ये होगा। सिम्टम्स हमारे पास आ जाते हैं एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वो फ्रीक्वेंट एंड वाटरी लूज बोल मोमेंट्स को कहते हैं, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन ईटिंग, ओकेजनल हेमाटेमेसिस, ठीक है। ये कैसे कहते हैं? ये हमारा जब हम वॉमिट करते हैं उसमें ब्लड आता है, यानी जो हमारा वॉमिटिंग जो होती है जब उसमें ब्लड आता है उसे कहते हैं हेमाटेमेसिस, ठीक है। ये हमारे पास जो है ज़ोलिंगर एलिसन ट्यूमर, देखें पेनक्रियास के अंदर ट्यूमर हुआ है, अब जिसकी वजह से ये HCl की प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा। वो प्रोसीजर बता दिए कि कैसे करेगा। ये हमारे पास जो है वो गैस्ट्रिक जो हमारे जो पेरिटियल सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगा कि HCl ज़्यादा सिक्रीट करें, क्योंकि पेनक्रियास क्या सिक्रीट करता है, वो गेस्ट्रिन सिक्रीट करेगा। गेस्ट्रिन फर्दर आगे जाकर पेरिटियल सेल जो है उसको स्टिमुलेट करेगा ताकि HCl ज़्यादा प्रोड्यूस करें। तो इस तरह हमारे पास HCl की जो सिक्रीशन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी और ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम की वजह बनेगी। थैंक यू।